नमस्कार मित्रों, मैं विश्वनाथ आपका फिर से अपने आपके YouTube चैनल टारगेट विद शिवनाथ ऑनलाइन क्लास में पुनः एक बार स्वागत करते हैं। मित्रों, इसके पहले हम लोग संविधान के अध्ययन के क्रम में संसद पे चर्चा कर रहे थे। उसी के क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे और उस पर हम लोगों ने आर्टिकल 79 से 84 तक देखा था। उसको एक बार पुनः रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आइए थोड़ा सा तेजी से रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने संसद के बारे में पढ़ा था, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा अस्थायी सदन, राज्यसभा अस्थायी सदन। संसद का आर्टिकल 79 में उल्लेख है, राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है और 81 लोकसभा का उल्लेख है और 82 आर्टिकल 82 में उनके सीटों के निर्धारण की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। 1971 की जनगणना को आधार मान करके इनके सीटों का निर्धारण किया गया। उसके पश्चात हम लोग देखे थे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको सन 2000 तक के लिए अस्थायी बना दिया गया था। उसके बाद फिर 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसको 25 वर्ष के लिए बढ़ाकर 2026 कर दिया गया था। ये चीजें हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। अर्थात कि 2026 तक हमारे लोकसभा और राज्यसभा की सभी सीटें यथावत बनी रहेंगी। उसके पश्चात हम लोगों ने आर्टिकल 83 देखा था, जो इनके कार्यकाल के संबंध में थी। कार्यकाल के संबंध में लोकसभा का कार्यकाल जनरली 5 वर्ष हम लोगों ने देखा था। उसके बाद इस पे एक विशेष चर्चा हुई थी कि इसको लोकसभा, जो कि अस्थायी सदन है, इसको भंग भी किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा विशेष परिस्थितियों में। विशेष परिस्थिति में हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा 50% सदस्यों द्वारा यदि हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये एक निरंतर चलने वाली सभा है, अर्थात कि ये अस्थायी सदन है। इन राज्यसभा का कार्यकाल एक अनिश्चित टाइम तक चलता रहता है। क्यों? क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे रिटायर होते रहते हैं और इनके निर्वाचन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यदि इनके सदस्यों के कार्यकाल की बात की जाए तो इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में देखा था। ये हमारे पुराने वीडियो की चर्चा थी। और एक आर्टिकल आपका 84 था, जो लास्ट में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आर्टिकल 84, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की योग्यता के बारे में चर्चा हुई थी। योग्यता दोनों सदस्यों की सिमिलर है, डिफरेंस केवल इनके उम्र में है। उम्र के बारे में हम लोग अगर देखेंगे तो लोकसभा जैसा कि जानते हैं ये निम्न सदन है। लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। तो उच्च सदन का मतलब है कि इनकी उम्र अधिक होगी 30 वर्ष और निम्न सदन से हम लोग ध्यान देंगे कि इनकी उम्र 25 वर्ष मानी जाएगी। इस तरह हम लोगों ने इनकी योग्यता पे, बाकी योग्यताएं सिमिलर हैं। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए। ये सब चीजें हमारी पुराने क्लास की थी। आज आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल 85, जो कि संसद के सत्र से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से कई बार क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलता है। आप लोग पुराने पेपर को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए हम लोग अनुच्छेद 85 संसद सत्र पे डिस्कस करेंगे। मित्रों, बेसिकली हम लोग देखे हैं कि संसद में 3 सत्र बेसिकली माने जाते हैं। एक बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा आपका शीतकालीन सत्र। ठीक मित्रों, एक वर्ष में चूंकि हम लोग जानते हैं कि सारी हमारी संवैधानिक प्रक्रिया संसद सत्र द्वारा ही संचालित होती है। बिना इसके संचालन के किसी भी प्रकार के नियम और कानून या कोई वैधानिक प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती। इसलिए संसद सत्र का आयोजन होना स्वाभाविक है। तो बेसिकली हम लोग
जानते हैं हमारे संविधान में 3 सत्र का उल्लेख किया गया है, लेकिन कभी किसी कारणवश, कभी किसी समस्यावश यदि 3 सत्र का आयोजन साल भर में नहीं हो सकता तो कम से कम ये प्रावधान किया गया है कि एक वर्ष में, कम से कम एक वर्ष में 2 सत्र का होना अनिवार्य है। 2 सत्र का होना अनिवार्य है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है इस टॉपिक का कि एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र का होना अनिवार्य है। यहीं से एक क्वेश्चन उठता है कि यदि क्वेश्चन करता है कि संसद के कितने सत्र होते हैं तो 3 सत्र, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। लेकिन यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि एक वर्ष में कितने सत्र होना अनिवार्य है तो एक वर्ष में 2 सत्र का होना अनिवार्य है, क्योंकि हमारी संवैधानिक प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए या संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए कम से कम 2 सत्र का होना अनिवार्य है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है मित्रों कि एक सत्र की समाप्ति और दूसरे सत्र के प्रारंभ के जो बीच का समय होगा वो 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अर्थात कि 2 सत्रों के बीच का जो टाइम होगा वो 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये 2 अनिवार्य बिंदु हैं इस पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो जनरली हम लोग जानते हैं, जो हमारे प्रत्येक नए वर्ष के बजट की प्रस्तुति से आरंभ होता है, जो लगभग जनवरी फरवरी में स्टार्ट होता है, जनवरी और फरवरी तक रहता है, और ये जुलाई और अगस्त सितंबर तक चलता है लगभग, और ये नवंबर और दिसंबर में आपके आयोजित होता है। ये तो हमारे 3 संसद सत्र पे कुछ डिस्कस हुआ। इसके बाद हम लोग इसके कुछ शब्दावलियों पे ध्यान देते हैं। कुछ विशेष शब्दावली हैं जो बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। देखिए इनका शुभारंभ कैसे होता है और समापन पे चलते हैं। संसद सत्र के कुछ शब्द हैं, जैसे आहूत करना या बुलाना इसको कहेंगे, और दूसरा है स्थगन, और तीसरा है अनिश्चितकालीन स्थगन, और चौथा बिंदु है आपका विघटन, जो कि लोकसभा के पक्ष में है। लोकसभा के पक्ष में हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्ट में सत्र आता है आपका सत्रावसान, एक शब्द आता है। चलिए हम लोग इन सभी बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। आहूत करना, जैसा कि आहूत शब्द से क्लियर होता है कि आपको किसी सत्र के बुलाने से संबंधित है। अर्थात जब किसी सत्र को बुलाया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा, ये किसी सत्र को बुलाने का जो पावर है वो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा एक संदेश या एक नोटिस भेज करके दोनों सदनों को सदन की बैठक के लिए आमंत्रित या बुलाया जाता है। उसके पश्चात राष्ट्रपति अपने संबोधन के भाषण से संबंधित, जिसे को हम आशीर्वाद भाषण भी कह सकते हैं, तो उससे दोनों सदनों को संबोधित करेगा और तत्पश्चात सदन की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है। तो यहां से हम लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र का प्रारंभ होता है। और एक सत्र में मित्रों जानते हैं, एक सत्र में कई बैठकें हो सकती हैं। वो जब तक सदन की पूरी कार्यवाही एक सत्र की समाप्त नहीं हो जाती तब तक उसमें कई बैठकें आयोजित होती हैं। और कभी कभी ऐसा हम लोग जनरली देखते हैं कि सदन में हंगामा हो जाता है कार्यवाही के दौरान। 1 बैठक 2 बैठक संपन्न हो सकता है। किसी बैठक में अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, सदनों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है सदस्यों में, तब उनके द्वारा हंगामा या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वहां का जो पीठासीन अधिकारी होगा, अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, अर्थात उसको हम पीठासीन अधिकारी बोलेंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थगन की कार्यवाही की जाती है। सदन को वहीं पे रोक देता है और वो समय निर्धारित कर देता है कि अगली बैठक नेक्स्ट समय में की जाएगी। अर्थात यहाँ पे समय का निर्धारण होता है। समय निर्धारण होता है अर्थात कि पीठासीन अधिकारी स्थगन की क्रिया कब करेगा, जब संसद सत्र चल रहा होगा, किसी बैठक के दौरान कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिस्प्यूट आ जाती है, किसी प्रकार का हंगामा हो जाता है, तो वहां की पीठासीन अधिकारी अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति द्वारा
स्थगन की क्रिया की जाती है और उस समय उस बैठक को वहीं पे स्थगित करके एक समय दूसरी निर्धारित कर देता है कि नेक्स्ट बैठक कब बुलाई जाएगी। ये हमारे स्थगन का ये क्रिया रही। अब आते हैं अनिश्चितकालीन स्थगन पे। अनिश्चितकालीन स्थगन की कार्यवाही भी पीठासीन अधिकारी द्वारा ही की जाती है। ये भी कार्यवाही पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाती है, लेकिन अंतर इसमें इतना होता है कि स्थगन में समय को निर्धारित कर देता है, वो बता देता है कि अगली बैठक कब होगी, लेकिन अनिश्चितकालीन स्थगन में वो समय को निर्धारित नहीं करता है, समय को निर्धारित नहीं करता है। मित्रों, इसमें अंतर यही है, नहीं करता है, अर्थात इसमें पीठासीन अधिकारी ये नहीं बताता कि नेक्स्ट बैठक कब आयोजित होगी। दोनों में केवल सिर्फ इतना ही अंतर है। नेक्स्ट शब्द पे हम लोग विघटन पे चर्चा करेंगे। तो विघटन क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, इसीलिए इसका विघटन संभव होगा। इसीलिए हम लोग इसको केवल लोकसभा के पक्ष में डिस्कस करेंगे। विघटन है, विघटन केवल लोकसभा का विघटन हो सकता है, जैसा पिछली क्लास में भी हम लोग इसको डिटेल में पढ़े थे। और विघटन राष्ट्रपति द्वारा संभव हो पाएगा किन परिस्थितियों में? यदि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया हो तब, और दूसरी परिस्थिति में विशेष परिस्थिति जैसा हम लोग डिस्कस किए हैं कि यह इनके 50% सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ये भंग हो सकता है, भंग हो सकती है। दोनों परिस्थितियों में हम लोगों ने इनको देखा। इसके बाद एक शब्द लास्ट में आता है दोस्तों, सत्रावसान। सत्रावसान जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्र धन अवसान। अवसान का मतलब है कि समाप्त करना, सत्र का जो हमारे संसद सत्र से है। जब सत्र का समापन होता है तब सत्र की सारी कार्यवाहियां पूर्ण हो जाती हैं, सारी बैठकें जब संपन्न हो जाती हैं तो पीठासीन अधिकारी द्वारा इस सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर देता है। यहां पे ध्यान रखिएगा मित्रों कि सत्रावसान का पावर केवल राष्ट्रपति को होता है। सत्रावसान का जो पावर है वो राष्ट्रपति को होता है, लेकिन जब ये सत्र की सारी कार्यवाहियां संपन्न हो जाती हैं तो पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर देता है, ना कि सत्रावसान करता है। ध्यान रखिएगा, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है पीठासीन अधिकारी। उसके बाद उसके कुछ ही दिनों पश्चात राष्ट्रपति अपने संबोधन से, राष्ट्रपति अपने संदेश द्वारा इस सत्र के समापन का एक संदेश जारी करता है, वहीं से जो है सत्र का समापन हो जाता है। उसी को हम लोग सत्रावसान कहते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा। इस तरह हम लोग देखे हैं कि सत्र को बुलाने और सत्र को सत्रावसान करने की जो पावर होती है वो राष्ट्रपति की है। बाकी अनिश्चितकालीन स्थगन की सारी क्रियाएं जो वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष और सभापति, राज्यसभा के पक्ष में सभापति द्वारा अर्थात पीठासीन अधिकारी के अंतर्गत आती है। इस तरह हम लोग संसद के सत्र की कार्यवाहियों पे चर्चा किए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल 86 पे आते हैं। मित्रों, हम लोग बहुत आसानी के साथ अपने क्लास को लेकर चल रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती भी है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 86 में ये बताया गया है, इसमें राष्ट्रपति की जो पावर दी गई है, राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने किसी भी संदेश को, राष्ट्रपति के संदेश को किसी भी सदन या संसद सत्र में, राष्ट्रपति के संदेश को किसी भी सदन में भेजा या पढ़वाया जा सकता है। अर्थात इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति हमारे संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना कि लोकसभा और ना ही राज्यसभा, लेकिन संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग हैं, इसलिए राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो अपने किसी भी सदन में अपने किसी भी संदेश को भेज सकता है और पढ़वा सकता है। यही इसमें आर्टिकल 86 में है। मित्रों, अनुच्छेद 87 पे आएंगे। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण से है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष
अभिभाषण। देखिए, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जैसा कि हम लोग इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं कि जब सत्र की आहूत करता है राष्ट्रपति, अर्थात सत्र को बुलाता है, तो राष्ट्रपति अपने संबोधन भाषण, अर्थात कि उसी को आशीर्वाद भाषण भी कहते हैं, उसके साथ सत्र का प्रारंभ करता है। अपने आशीर्वाद भाषण से दोनों सदनों को संबोधित करता है और उसी पर संसद की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है। इसी को हम लोग राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहते हैं। तो क्वेश्चन यहां से भी कई बार क्रिएट होता है कि राष्ट्रपति का जो विशेष संबोधन होता है किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 87। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में मित्रों महान्यायवादी और मंत्रियों के बारे में उपबंध कुछ किए गए हैं। अब इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, महान्यायवादी हमारे संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अर्थात इस एक हिसाब से ये देखा जाए कि यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसके भाग लेने की कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी हमारे संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लेकिन एक डिस्प्यूट ये है मित्रों कि भाग तो ले सकता है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, जवाब दे सकता है, किसी भी मंत्रियों द्वारा किए गए क्वेश्चन पे अपनी पुष्टि कर सकता है, उत्तर दे सकता है, सारी चीजें डिस्कस कर सकता है। लेकिन जब मतदान की बारी आती है तो मतदान की जब प्रक्रिया कभी कोई बात आ जाती है तो मतदान करने का उसको अधिकार नहीं है, अर्थात कि मतदान नहीं कर सकता है। यही जानने की जरूरत है। यही दो बिंदु, महान्यायवादी हमारे संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। यही इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब मंत्रियों के बारे में चलते हैं। मंत्रियों के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी मंत्री हमारे संसद के किसी भी सदन का सदस्य अवश्य होगा। चूंकि कोई भी सदस्य मंत्री तभी बन सकता है जब वो हमारे किसी भी सदन का सदस्य होगा, अन्यथा वो मंत्री नहीं बन सकता। लेकिन मित्रों, एक चीज ये जानने की जरूरत है कि कोई भी मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है मंत्री बन सकता है, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये लगाई गई है कि शपथ ग्रहण के दिन से 6 माह के पश्चात, अर्थात 6 माह के अंदर उसको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य मानी जाएगी, अन्यथा 6 माह बाद उसके सभी मंत्री की सभी पावर ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या कोई सदस्य मंत्री बन सकता है जो सदन के किसी भी सदस्य न हो, अर्थात संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी कोई सदस्य मंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि उसको शपथ ग्रहण से 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनाया जाएगा, अन्यथा उसकी सभी मंत्री पद 6 माह पश्चात समाप्त कर दिए जाएंगे। अब आते हैं मंत्रियों के बारे में। तो मंत्रियों के बारे में इतना हम लोग जान चुके हैं कि मंत्री किसी न किसी सदन का सदस्य अवश्य होगा। सदन का सदस्य होते हैं, ठीक। लेकिन अब बात ये आती है, सदन के सदस्य हैं तो भाग तो ले ही सकते हैं, सारी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं संसद के, लेकिन बात आती है मतदान की, तो मतदान केवल उसी सदन में करेंगे जिस सदन के ये सदस्य होंगे। इतना अंतर है। मतदान केवल अपने सदन अर्थात जिस सदन के वो सदस्य हैं केवल अपने सदन में कर सकते हैं, इतना ध्यान देने की जरूरत है। मतदान की बात आएगी तो मंत्री जो है अपने मतदान का प्रयोग केवल अपने सदन में कर सकते हैं, बाकी सदन की पूरी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, उस पर डिस्कस कर सकते हैं इससे। तो मित्रों, इस तरह हम लोगों ने आज संविधान के कुछ नए टॉपिक पे डिस्कस किए और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के ये सारी बातें समझ में आई होंगी और अच्छा लगा होगा। इसी बातों के साथ आज हम लोग यहीं पे इस क्लास का समापन करते हैं। मित्रों, यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोगों को कमेंट में जरूर आप बताते रहें, जिससे हम लोग आपकी जो
डिस्प्यूट हैं, जो समस्याएं हैं, उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करें। और एक लास्ट में एक रिक्वेस्ट ये भी है कि यदि वीडियो पसंद भी आ रही हो तो आप इसको लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।